जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आया हूं जैक का मॉडल पेपर लेके जो 2025 के लिए जैक बोर्ड ने जारी करा है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है। तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन सामने दिया गया है उसमें थोड़ा चेंज है। इस बार 2 मार्क्स क्वेश्चन यानी कि जो डेफिनेशन पोर्शन होता था इस बार उसको हटाया गया है। तो अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि एग्जाम में पूरी तरह से हटा दिया जाएगा या फिर ऐसा आ सकता है, लेकिन क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो ये आप मान के चलिए कि ऐसा ही फॉर्मेट ऐसा ही पैटर्न आपके एग्जाम में होने वाला है। पूरा 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। पहला ये समझिए कि पूरे क्वेश्चन को 4 सेक्शन में बांटा गया है, ए बी सी और डी, जिसमें कि 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लिए ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है, यानी आपको पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन होंगे, किन्हीं 8 में 6, किन्हीं 9 में 7, इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन ए में कहा रहा है कि 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है, सब आप सॉल्व कर लेंगे। सेक्शन बी में 26 से 34 तक जो है वेरी शॉर्ट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस 1 लाइन में देना है। सेक्शन सी जो है इस बार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला सेक्शन सी 3 मार्क्स क्वेश्चन है बाबू। बड़ा मजेदार सा बात होता है इसमें डेरिवेशन की संख्या थोड़ा ज्यादा होगा। और यह है सेक्शन डी जिसमें 5 मार्क्स का धासु 4 सवाल आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल जो हमारे एमसीक्यू का है विथ एक्सप्लेनेशन। पूरा वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे ताकि वो भी आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तैयारी हमारे इस चैनल के साथ कर सकें। और मैं आपके लिए नए साल में पूरा फ्री क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूं अपने चैनल पे, जिसमें सारा पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री बताएंगे और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे हम। तो मेरे साथ आप जरूर बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। आइए देखते हैं पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे आप। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है सारा, ये पूरा सेशन हम लोग का बहुत ही मजेदार होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी एक बराबर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि किसी द्विध्रुव को रखा जाए, किसी डाइपोल को रखा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, मान लीजिए कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोगों ने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया है सर। डाइपोल का मतलब क्या होता है सर? डाइपोल का मतलब होता है हमारा दो चार्ज पेयर ऑफ चार्ज। और अगर हम पेयर ऑफ चार्ज को रख लेते हैं सर, ये डाइपोल का मतलब हमारा पेयर ऑफ चार्ज है, जो एक माइनस की दूसरा कौन सा होता है सर? प्लस क्यू। बीच का सेपरेशन कितना होता है? 2a। अगर इसको रख दिया जाए तो इस कॉर्नर पे भी फोर्स लगेगा, इस कॉर्नर पे भी फोर्स लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा और इसी पेयर ऑफ फोर्स को सर टॉर्क तो कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बल आघूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क कहते हैं। ये आप लोगों ने बड़े ही आराम से पढ़ा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सर हम लोगों का क्या कि 2 चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। 2 चार्ज स्फीयर है और d डिस्टेंस से दोनों को अलग अलग रखा गया सर, और फोर्स कितना लग रहा है? F। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर कि बाबू अगर 2 चार्ज है और दोनों चार्ज को अगर दूर दूर रखा जाए तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई कितना का स्क्वायर? R स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इस बार सेपरेशन R नहीं बल्कि D है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? D स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। ठीक है। इफ चार्जेस आर डबल्ड, यानी सर यदि आप इसको क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। अब इसको डबल कर देंगे सर, यानी 2Q1 2Q2, दोनों डबल कर दिए, 2 हो गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। बाबू साफ साफ देखो, उनके बीच की दूरी को भी 2 गुना कर देंगे इस बार। जब डिस्टेंस ओ को डबल करेंगे तो अब जो अगला एफ डैश निकालेंगे सर के 2 यहाँ पे कितना हो गया? 4 Q1 Q2 बटा ये जो है इसको भी डबल करेंगे तो 2D का होल स्क्वायर। जब 2D का होल स्क्वायर करेंगे तो एफ डैश इक्वल टू मिलेगा के, 4 को कर देते हैं किनारे, 4 इंटू के Q1 Q2 बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4D स्क्वायर। 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, यानी जो पहले से था फोर्स वही फोर्स फिर से बच जाएगा, यानी एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? F। सर कैसे हुआ? कुछ नहीं हुआ, चार्ज को डबल कर दिए, डबल हो गया। अगर सिर्फ चार्ज को डबल करते तो फोर्स जो है 4 टाइम्स बढ़ जाता, बल 4 गुना बढ़ जाता, लेकिन हुआ क्या ना, दूरियों को आप डबल कर दिए।
अब दूर ले गए, तो जब दूर लेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट ही जाएगा। तो फोर्स जो है यहाँ पे घट गया, ये यहां से बढ़ा, यहां से घटा, और एक 4 और 4 कैंसिल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। फोर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द विद्युत द्विध्रुव के कारण कहां निकालना है सर, विभव निकालना है, लेकिन किस जगह पर, समद्विभाजक। समद्विभाजक बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए सर हमारा ये डाइपोल था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, सीधा सीधा यहां से हम ले लिए सेंटर ओ, आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलरली यहां कहीं पे हमको निकालना है कि पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या वहां पे कैलकुलेट करना था। जब हम वहां पे पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल निकालने के लिए सर फॉर्मूला हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं K इंटू क्यू बाई कितना, आर, K इंटू क्यू बाई आर। और यहाँ पे क्या है, एक बार माइनस क्यू और एक बार प्लस क्यू यूज करेंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर। सर डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, आप अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे आर और ये तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी हो जाता है, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये भी हो जाता है। दोनों डिस्टेंस बराबर, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए लगने वाला पोटेंशियल यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कहां पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो है समद्विभाजक पे 0 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वो थोड़ा फास्ट हम चलते हैं, आपको मेरा वीडियो स्पीड करने का जरूरत नहीं है, मैं खुद फास्ट चलता हूं, लेकिन आप मेरे साथ स्पीड बनाए रखें और बातों को समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, द कैपेसिटी ऑफ प्लेट, कौन सा प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस, कब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कब समांतर पट्टिका संधारित्र का क्षमता बढ़ जाता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ए एरिया ऑफ प्लेट होता है, क्षेत्रफल है पट्टिका का, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, विद्युतशीलता, और डी दोनों के बीच का, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दूरी होता है। तो एरिया ऑफ प्लेट डिक्रीज, जब प्लेट के एरिया को घटाएंगे, नहीं सर सामने सामने लिखा हुआ है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाइएगा तो ये बढ़ सकता है। और सेकंड ऑप्शन क्या करा, एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, जब एरिया ऑफ प्लेट बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। जब बी सही है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज, जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे क्योंकि इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटी और डिक्रीज करेगा न कि इंक्रीज करेगा। बात समझ में आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है, किरचॉफ का संधि नियम किसके संरक्षण पे आधारित है। किरचॉफ जंक्शन रूल आप लोगों ने पढ़ा है, किरचॉफ का 2 रूल, फर्स्ट रूल को KCL कहते हैं, सेकेंड रूल को KVL कहते हैं। किरचॉफ का जंक्शन रूल कहता है आने वाली बराबर जाने वाली, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से चला जाएगा, जब आने वाला जाने वाला बराबर तो बचा कितना, 0। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, और ये सेकेंड वाला जो है, अगर सेकेंड लॉ पूछेगा तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, याद रखेंगे इसको हम लोग। यानी क्या, ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है बाबू। और अगर पूछेगा सेकेंड लॉ यानी किरचॉफ्स लूप रूल अगर पूछ दिया, अगर लूप रूल पूछ दिया तो आंसर में क्या बताओगे, ऊर्जा यानी एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। अगर रेसिस्टिविटी का बात करता है तो रेसिस्टिविटी जो है मटेरियल के बनावट पे, किस चीज से बना है उस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे, और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तापमान पे निर्भर करता है। प्रतिरोधकता, अगर प्रतिरोध का बात करता तो आप लोगों ने पढ़ा है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यहां से आप समझ सकते थे कि अगर प्रतिरोध का बात करता तो लेंथ पे और एरिया प्रोसेस पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन प्रतिरोधकता जो है तापमान पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, तापमान। नंबर 7, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक चार्ज अगर मूव करता है वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनाते हुए चलता है, यानी कि इसमें आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। जब वो आवेशवा बाबू गति करेगा, जब गतिमान चार्ज होगा, आवेश लिखना चाहिए था, चार्ज लिख दिया है,
तो क्या करेगा, वो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बनाता है सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सर बहुत हलुआ क्वेश्चन है बाबा, एकदम हलुआ। एक बार जो है ना सामने देखो तुरंत बन जाना है। सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, सर जो विद्युत धारा है इसका चुंबकीय प्रभाव खोज कौन किया था? जब चैप्टर 4 हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, या क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्स्टेड, ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर तो बताए नहीं थे, फ्लेमिंग चाचा तो बताए नहीं थे, फैराडे चाचा तो बताए नहीं थे, कौन बताए थे, ऑर्स्टेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्स्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा सर magnetic needle is kept in a non uniform magnetic field। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो जो फोर्स लगेगा वो अनबैलेंस फोर्स लगेगा। अगर बैलेंस्ड फोर्स होता तो उस पे पेयर ऑफ फोर्स काम करता जो टॉर्क लगाता, लेकिन फोर्स क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा, और फोर्स अनबैलेंस होगा तो इस केस में फोर्स भी लग सकता है और टॉर्क भी लग सकता है, दोनों लग सकता है। 9 का आंसर हो जाएगा सी। यानी जब चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे सर तो इसमें क्या है, बल भी कार्य करेगा और बलाघूर्ण भी कार्य करेगा। सिर्फ बलाघूर्ण तब कार्य करता जब फोर्स बैलेंस्ड होता, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता। क्लियर है बाबू इतना बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपका जो है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव, किसका मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है? चैप्टर 5 में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग मटेरियल्स को पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में बांटते हैं, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स के प्रॉपर्टी के आधार पर उसको कैटेगराइज किया गया था, बांटा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि हम लोगों ने ये पढ़ा सर कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का जो सब्सेप्टिबिलिटी है वो पॉजिटिव होता है। सिर्फ और सिर्फ डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसा है जिसका कि सब्सेप्टिबिलिटी जो हमारा है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। 10th का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतना बात? याद रखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है सर? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंज लॉ जो है इसमें कोई कहानी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कहानी, और बाद में फिर हम लोग इसको फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ के फॉर्म में भी पढ़ते हैं कि लेंज ने क्या बताया था, उसको आगे कैसे फैराडे ने फर्दर आगे बढ़ाया। ठीक है, फैराडे लेंज दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताए थे जो हम लोग पढ़े थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यही क्वेश्चन 11 था। लेंज का नियम निम्नलिखित के अनुसार होता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज जा। इतना आसान सवाल पूछ दिया, इंडक्टेंस पूछे, सेल्फ इंडक्टेंस पूछे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या प्रेरण, इसका जो मात्रक होता है हेनरी। हेनरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। फैराडे होता नहीं, वेबर होता नहीं, एम्पियर तो धारा का होता है। 13 व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट, डीसी सर्किट वाले केस में क्या होता है सर, एसी सर्किट के लिए हम लोग पढ़े XC = 1/ωc। ये किसका है, एसी सर्किट का कहानी था। लेकिन सर जब बात आ जाए डीसी सर्किट का तो ओमेगा जो है डीसी में हो जाता है 0 और XC बराबर 1/0। 1/0 कहां पहुंचेगा, इन्फिनिटी। सर क्या हो जाएगा इसका, इन्फिनिटी, अनंत। अनंत संधारित्र का प्रतिघात डीसी सर्किट में कितना होता है सर, अनंत होता है। क्लियर है, देख लो आगे। नंबर 14 द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि अगर बात करिए जो K बराबर है, जो NS/NP का रेशियो होता है वो जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी, दोनों का जो रेशियो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन कितना होता है, 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक होगा। ठीक है, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, जल को कीटाणु रहित करने के लिए, जल में जो कीटाणु है उनको मारने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको भगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूवी लाइट का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है जो जल में कीटाणु है उनको मारने के लिए। सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव का भी हम लोग यूज करते हैं जब लंबे समय तक हम चाहते हैं कि हमारा जो फूड है उसको प्रिजर्व रख सके, तो
इंफ्रारेड का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को इनविजिबल राइटिंग पढ़ना है या सीक्रेट राइटिंग पढ़ना हो तो यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूवी रेज, जो यूज करते हैं जल के कीटाणुओं को हटाने के लिए। ठीक है, 16 में क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मिनिमम वेवलेंथ, किनका मिनिमम वेवलेंथ होता है। इसमें से ऐसा क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको जो बात बता उसको बढ़िया समझिएगा और बढ़िया से याद रखिएगा। 7 तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो है, स्पेक्ट्रम में 7 नाम आता है। पहला रेडियो वेव है, दूसरा माइक्रोवेव है, तीसरा है बाबू इंफ्रारेड, चौथा है विजिबल लाइट, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, इवन मैं भी पढ़ाया हूं। नेक्स्ट है हमारा यूवी लाइट, नेक्स्ट है सर एक्स रेज, और लास्ट है आपका गामा रेज, गामा और रेज। ठीक है, नीचे से ऊपर ये हो गया आपका इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ मतलब सबसे नीचे वाले का वेवलेंथ सबसे कम है, जैसे जैसे ऊपर पढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का, तो आप यहां से क्या समझ सकते हैं कि इसका जो है वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, गामा रेज का। अगर इसी से आप सबसे ज्यादा भी पूछ सकता है, मिनिमम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, तो फ्रीक्वेंसी आप रखेंगे ऊपर से नीचे, फ्रीक्वेंसी इस तरह से इंक्रीज करता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है रेडियो वेव का, और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ते 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 सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, गामा रेज का। याद रखेंगे, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17, सर इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में आप हम लोग को बताए थे सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि यहां पर अगर रखिएगा, एक लाइट जाएगा पैरेलल जो फोकस पे कट करेगा, दूसरा लाइट जाता है सेंटर से जो सीधे पास हो जाता है। जब दोनों को ऐसे डॉटा 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 करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जहां सर ये दोनों मिलेगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है ए डैश बी डैश, और ये मैग्निफाइड भी होता है और सीधा भी होता है। यानी इमेजनरी तो होगा लेकिन सीधा होगा, इमेजनरी एंड इरेक्ट, यानी कि काल्पनिक एवं कैसा होता है, सीधा। ये इसका इमेज फॉर्मेशन था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो गया हमारा, ए। 18 नंबर, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ टेलीस्कोप। अभी मैं अपने ऑफलाइन क्लास में टेलीस्कोप टॉपिक नहीं पढ़ा पाया हूं, अभी माइक्रोस्कोप का कंपाउंड पढ़ाया हूं। नेक्स्ट टॉपिक टेलीस्कोप ही है, लेकिन बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि F/F दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, किसका किसका, ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का रेशियो होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए ना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। नेक्स्ट है द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो है, प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार कैसा होना चाहिए। तो बात को आप समझेंगे कि प्रकाश के डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए जो ऑब्स्टेकल का साइज है उसमें कोई चेंज नहीं होता, और ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो आपका ओमेगा इक्वल टू हम लोग लैम्डा डी बाई डी से डिफ्रैक्शन पैटर्न से निकालते हैं, तो क्या आता है, बी द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वही ऑर्डर इसका आंसर आता है, सेम ऑर्डर होता है। ठीक है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, इसको याद रखेंगे आप, ये चैप्टर 10 में पढ़ना है। द फेनोमेनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स, वह परिघटना जिससे प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है वो ध्रुवण प्रक्रिया कहलाता है। ये भी चैप्टर 10 में पढ़ना है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट सर, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। तो E बाई न्यू इक्वल टू कितना, h, जो कि h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। तो E h इक्वल टू डायमेंशन निकालेंगे, E का एनर्जी का होता है सर ml स्क्वायर टी का पावर -2, और न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि पर यूनिट टाइम, यानी टी का पावर -1 इक्वल टू h। जब इसको अच्छा से लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे सर, सही आर के लिखेंगे सर, तो क्या मिलेगा, ml स्क्वायर टी का पावर मिलेगा -1। अब आइए चेक करते हैं इसमें से किसका डायमेंशन इतना होता है, ml स्क्वायर टी का पावर -1 किसका होता है। पहला फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का होता है सर ml टी का पावर -2 और इंटू टी, तो ये हो जाएगा ml और टी का पावर कितना, -1 रह जाएगा, जो कि हमारा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। दूसरा में ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का हो गया mlt -2 और इंटू डिस्टेंस का करेंगे तो हो जाएगा l, तो हो गया ml स्क्वायर और टी का पावर कितना, -2, और यहाँ ml स्क्वायर टी पावर है -1, ये भी गलत हो गया। तीसरा ये फोर्स डिस्टेंस इंटू टाइम लिख रहे हैं इसको, बोलो यहां लिख देते हैं, फोर्स का mlt -2, डिस्टेंस का l, और टाइम का कितना हो गया t, अरेंज करो बाबू, m
एल और एल कितना, एल स्क्वायर टी का पावर -2 में जोड़ो 1 कितना -1, ml स्क्वायर टी का पावर -1 मैच कर गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। क्लियर है बाबू, क्लियर है, देख लो उतार लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उतार लो। आगे बढ़ते हैं 22 न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, का पूछ दिया, इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर, आपको बता दें, साफ साफ बता दें, स्वच्छ भाषा में बता दें कि जब गामा रेडिएशन इमिट करता है तो रेडियो एक्टिव एटम्स के एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते, ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। इसका आंसर क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी जब कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बदलता है, नहीं बदलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 बाबू, एमसीक्यू खत्म होने वाला है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, फिर पार्ट 2 वीडियो हम लाएंगे जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जरूर बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा और उनको बताइएगा कि बड़ा मजेदार सा आपको आंसर मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, इस पूरे सेशन में। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डोपिंग प्रोसेस से दो तरह के इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है, एन टाइप और पी टाइप। पी टाइप में हम ऐड करते हैं द विथ वैलेंसी ऑफ 3 जिसको बोलते हैं ट्राइवैलेंट, और विथ वैलेंसी ऑफ 5 हम ऐड करते हैं किसमें, अगर पूछता एन टाइप तो, और एन टाइप में हम ऐड करते हैं किसको, पेंटावैलेंट को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विथ वैलेंसी ऑफ 3। इंप्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं, जो आप हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट सवाल, एमसीक्यू का आखिरी सवाल। उसके बाद कुछ 1 वर्ड क्वेश्चन भी है और कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चन भी है, जिसका मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगा और वहां पे 3 मार्क्स क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सर, द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, पीएन जंक्शन डायोड का जो डिप्लेशन लेयर है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, होल्स होता है, क्या होता है आपको बता दें। पीएन जंक्शन डायोड का जो डिप्लेशन लेयर है उसमें इमोबाइल आयंस होते हैं, क्या होते हैं, इमोबाइल आयंस। ठीक है ना, तो इमोबाइल आयंस होते हैं, तो क्योंकि आयंस होते हैं यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ना तो होल्स होते हैं, इसलिए इमोबाइल आयंस होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल्स, ना वो इलेक्ट्रॉन होगा ना ही होल्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। तो हम आपसे मिलेंगे फिर अगले सेशन में पार्ट 2 वीडियो में, जो और भी धमाकेदार होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।